नाज़रीन, ये है रेड लाइन और परवेज़ इलाही साहब ने लगता है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर ली और अब उनके ख़िलाफ़ हमारे रिपोर्टर्स की इतलात के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, जो स्पीकर ने वसूल कर ली है। तो वो तज़ब्ज़ब, वो अबहाम, वो कन्फ्यूजन जिसने बहुत घंटों से पिछले चंद दिनों में कौम को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, अब ख़त्म हो गई है। अब बुनियादी तौर पर असम्बलियों की तहलील का मामला जो है वो लटक जाएगा। हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे पास हामिद खान साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और सियासी उतार चढ़ाव को कानूनी पेचीदगियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, सरबराह पिलडेट के, और पिलडेट ने ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट की हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, जो वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम है, लेकिन आज हमने उनसे प्रोग्राम के पहले भी कह दिया कि हमने गैस के ऊपर बात नहीं करनी। अब सियासत के ऊपर बात से ठीक होगी तो गैस भी ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। करें नाज साहबा मौजूद है, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारा प्रोग्राम भी यहाँ पे करती हैं और हमने कुछ इनसे पूछना है कि बातों बातों में तज्ज़िये के अलावा कि असल में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हुकूमत छोड़ क्यों नहीं रहे थे, इमरान खान के साथ चिपके क्यों हुए थे। तो पता चला है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं लाहौर शहर के अंदर। लाहौर का मास्टर प्लान जो है वो तब्दील किया गया और उसके लिए बाकायदा जल्दी अप्रूवल ली गई और फिर जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी जो लाहौर का नया मास्टर प्लान है उसमें से निकाल के बाहर कर दिया गया। अरबों रुपए की गेम नहीं है, खरबों रुपए की गेम है। तो जिससे पता चलता है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो क्यों ज़्यादा नालां हो रहे थे कि जी इन्नी छेती असम्बली तुसी तोड़ने लगे हो। इस पर भी बात करेंगे। जो KP के हालात हैं बलूचिस्तान समेत वो सब पर आया हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, लेकिन कमाल बात यह है कि KP की हुकूमत जो है वो ज़मान पाक के बाहर टेंटों के अंदर बैठी हुई है और तमाम के तमाम लोग जो KP के नुमाइंदगान के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह ज़मान पाक से बैठ के वो KPK को चला रहे हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे और यहाँ पर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो मुसद्दिक साहब, अब तो खत्म हो गई, परवेज़ इलाही साहब भी मेरे ख्याल में खुशी होंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया उनके खिलाफ, तो आपने इन वे उनको फेवर किया। आसानी पैदा करनी चाहिए जी हर एक के लिए। परवेज़ साहब के लिए आसानी पैदा किया, सबके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में परवेज़ साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब, अगरचे उनकी जो बयानात आए हैं वो बड़े मुतज़ाद थे और बड़े अजीबोगरीब बयानात थे। पहले चौधरी साहब उनके साथ बैठे हुए थे, उस दौरानिए में कोई गुफ्तगू नहीं हुई और काफ़ी बुरा भला कहा उन्होंने बाजवा साहब को, मगर उसके बाद फिर उन्होंने कुछ देर के बाद बयान दिया कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ, और उस बयान से बड़ा क्लियरली लगा कि वो तो इमरान खान से अलहदा होना चाहते हैं। और थोड़ी देर के बाद मोनिस साहब का बयान आ गया कि हम तो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में इमरान खान साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा मेरे साथ तो वो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा था और यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही थी, मतलब कमाल ही है। मेसी भी परेशान होगा कि इतने चक्कर, तो उसने भी शायद कतर का एक्साइटिंग ज़्यादा था, तशवीशनाक ज़्यादा था। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कम से कम कतर के जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें टीमों को पता था वो किस तरफ है, ठीक है, और वो खेल जो था वो बाकायदा फ्रांस को पता था कि हम फ्रांस के साथ हैं, और दूसरी तरफ वर्ल्ड चैंपियंस को पता था कि हम अपने मुल्क के साथ हैं। विंगर्स को पता नहीं है कि यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड को नहीं पता कि वो किसके साथ है। हामिद खान साहब, हामिद साहब अगर मैं आपके पास आऊँ तो अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया, एक आईनी कानूनी प्रोसीजर है। ज़रा ये हमें समझा दीजिएगा कि अब परवेज़ इलाही साहब चूँकि CM भी हैं, स्पीकर भी उनके साथ है, तो अब जो इसके बाद का प्रोसीजर है कि अब स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो उसकी नोटिफिकेशन ले लिया है, इसके बाद का प्रोसीजर समझाइएगा और क्या कुछ परवेज़ इलाही साहब कर सकते हैं कि ये इजलास जो है ये लटका रहे। देखिए ना, इस वक्त चल रहा है, इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं है और इस इजलास में अब इनको पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी, जिन्होंने मूव की है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन, उनको मोशन असेंबली के सामने पेश करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कल सुबह ही कर देना चाहिए और उसके बाद फिर प्रोसीजर नेक्स्ट शुरू होता है, वोटिंग कब होगी। वोटिंग के लिए वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिस दिन असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा
उससे 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले उस पर वोटिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल ये मोशन पेश हो जाता है तो फिर उस सूरत में वो 3 से 7 दिन का जो पीरियड है वो कल से चलना शुरू हो जाएगा। अब देखना है कि वो कब फॉर्मली मूव करते हैं। ये तो जो उन्होंने जमा कराया, इट इज़ ए नोटिस फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन। तो अगर ये कल मोशन मूव नहीं होता या मोशन मूव करने में डिले होता है तो उससे बतौर माहिर कानून आप क्या समझेंगे, आपकी तशरीह क्या होगी कि क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ फिर उस सूरत में ये आइन में दी हुई जो पाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। देखिए ना, एक सूरत तो ये हो सकती है कि अगर असेंबली इन सेशन नहीं है, उस सूरत में तो फिर इनको एक रिक्विजिशन जमा करानी पड़ती इसके साथ कि 14 दिन के अंदर आप असेंबली कॉल करें। गवर्नर के लिए मतलब स्पीकर पे फिर फ़र्ज़ होता कि वो रिक्विजिशन मीटिंग कॉल करता और रिक्विजिशन मीटिंग में फिर ये प्रेजेंट करते। ये जो हुआ था मार्च में वो एग्जैक्टली यही हुआ था, क्योंकि उसमें रिक्विजिशन की गई थी मीटिंग कॉल करने के लिए। अब ये देखना है कि अब तो सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो रिक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि इन्हें जल्द से जल्द मोशन जो है फॉर्मली मूव करना चाहिए। सिर्फ नोटिस देना काफ़ी नहीं है, मोशन भी मूव करना चाहिए ताकि उसके तहत जो कार्रवाई होनी है वो 7 दिन के अंदर मुकम्मल होनी है, वो मुकम्मल हो, ताकि ये जो तशवीश का आलम है कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता कि नहीं, वो भी अपने अंजाम को पहुँचे। तो बिलाल साहब, आपको तो कोई हैरानी नहीं हुई कि 7 दिन के वक्फे का जो इमरान खान ने ऐलान किया था, उस वक्फे से नून लीग ने भरपूर फ़ायदा उठाया और सेनेटर साहब ने हाफ जोकिंगली सेट के लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, तो वैसा ही हुआ जैसा हम सब तवक्को कर रहे थे कि 7 दिन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये PMLN ने तो ऐलान कर रखा था, अगरचे दरमियान में कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भी आते रहे, लेकिन मालूम था कि वो इसको कम से कम तहलील को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। और डिसोल्यूशन को रोकने का वाहिद तरीका, या मैं समझता हूँ मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका यही था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दे देते, जो उन्होंने दे दिया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो विद इन 7-8 डेज़ वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, फिर वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अब गवर्नर से ये भी कहा है कि आप चीफ मिनिस्टर से कॉन्फिडेंस का वोट भी मांगें, उन्हें कहें कि वो असेंबली से एतमाद का वोट ले। ये भी खबरें आ रही हैं और हमारा ख्याल यही था कि दोनों चीज़ें बैक वक्त होंगी, ये पैकेज है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इस वजह से होगा कि ताकि असेंबली डिज़ोल्व ना हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को अगर अनसेटल करना है तो उसका तरीका तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ही है, क्योंकि उस सूरत में ऐवान के अंदर मतलूबा अक्सरियत पेश करने की जिम्मेदारी फिर चीफ मिनिस्टर पे चली जाएगी। तो क्या चीफ लेकिन दोनों पैरेलल, क्या दोनों पैरेलल हो सकते हैं? पहले एक प्रोसेस खत्म होगा तो फिर दूसरा शुरू होगा, दोनों पैरेलल हो सकते हैं? कोई पाबंदी नहीं है। ये अब स्पीकर का रोल बहुत अहम है और गवर्नर साहब का भी रोल बहुत अहम है, और मामला फिर कोर्ट्स में ही जाएगा मेरी राय में। कि ये वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो वाहिद मकसद ये था कि असेंबली डिज़ोल्व ना हो जाए, लेकिन जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उससे शायद मकसद होगा कि देखा जाए कि किसी तरीके से अगर कुछ लोग असेंबली में PTI के गैर हाजिर हो जाएं आमदन या इत्तफाकन, और वो 186 की तादाद पूरी ना कर सके, तो फिर वो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत भी जाती रहेगी। ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ये दोनों काम इकट्ठे किए जाएंगे, किस पैरेलल हो सकते हैं। ये वजीर शायद वजीर आला नहीं, स्पीकर शायद फैसला करेंगे, लेकिन बहरहाल ये दोनों चल सकते हैं, इनिशिएट इकट्ठे हो सकते हैं। तरतीब का तो हमें पता चल गया, लेकिन तरकीब का हमें पता नहीं चला। वो जरा सेंटर साहब से दोबारा पूछ लेते हैं, किरण के पास भी, उसके बाद वापस आएंगे। आपके अहदाफ क्या हैं? आप असेंबली को तहलील करना चाहते हैं,
आप अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहते हैं, आप परवेज़ इलाही साहब को गिराना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं। आज मैं फवाद हुसैन का एक बयान पढ़ रहा था, एक टीवी के ऊपर उनका टिकर चल रहा था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं बतौर चीफ मिनिस्टर पीडीएम को काबिल कबूल भी हैं। तो आपके अहदाफ क्या हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू? देखें, सबसे बड़ा जो हमारा हदफ है वो तो ये है कि हम इस वक्त जो इकनॉमिक टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो एक स्टेबल तरीके से और स्टेबिलिटी के साथ करते रहें। उसको ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो हैं उनका फोकस ये है कि किसी तरह से इस सिस्टम को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए कि इस सिस्टम फोल्ड कर जाए। उनको इससे गर्ज नहीं है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। असेंबली की तहलील फिर इस गोल के अंदर फिट इन नहीं होती ना, तो यू डोंट वांट कि असेंबली तहलील हो। हम इस वक्त तो नहीं चाहते। ये जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया है उसकी वजह ये है कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब इस तरीक़ाकार में, इस प्रोसेस के आगे बढ़ने में अगर हम किसी वक्त ये देखें कि हम अपनी हुकूमत जो है वो ला सकते हैं तो वी वुड लुक इनटू इट। तो वो तमाम अवामिल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सारे टेबल पे हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या? आपने पूछा आपका टारगेट क्या है। हमारा टारगेट जो है वो स्टेबिलिटी है, बिकॉज हम एक यूनिफॉर्मिटी के साथ और एक फोकस के साथ चाहते ही हैं कि जो डिस्टेबलाइजेशन 4 साल में हुई है उसको स्टेबलाइज करें, ना सिर्फ मुल्क के अंदर रिस्टोर करें कॉन्फिडेंस, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिट जाती है, परवेज़ इलाही साहब दोबारा से तगड़े होकर वापस आ जाते हैं, तो वो इंस्टेबिलिटी तो क्या दोनों सूरतों में इलेक्शन है तो करवा देंगे, फिर क्या होगा? मतलब अभी अगर वो इस असेंबली तहलील करते हैं तो क्या होगा? इलेक्शन होगा। ठीक। अगर हम कामयाब नहीं होते और वो आ जाते हैं वापस और वो तहलील कर देते तो क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो दोनों सूरतों में इलेक्शन होगा। लेकिन अगर हम कामयाब हो जाएं इसको रीस्टेबलाइज करने में तो फिर हम बड़े आराम से अपना काम करते रहेंगे। परवेज़ इलाही साहब इतनी जल्दी तहलील नहीं चाहते। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, इसमें बहुत सारी आपने बातें की। ये लैंड का क्या मसला है? लाहौर का 40% जो है वो बेल्ट जो है वो उसको अंदर अब कंस्ट्रक्शन होगी, वो जरा बताएं ना वो क्या है? परवेज़ इलाही साहब का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। अब पहले तो हमें ऐसा लग रहा था जब खान साहब ने कहा कि जुम्मे को असेंबलियां तहलील करेंगे तो हमें लगा कि शायद गवर्नमेंट को शायद कोई मार्जिन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाएं, थोड़ा सा टाइम मिल जाए उनको गेम प्ले करने का। लेकिन जब ये वाला मामला सामने आया तो तब पता चला कि असल इंटरेस्ट तो बात ही कुछ और है, असल तो मामला ही कुछ और है। 11,000 अरब का मामला है सर। ये जो अभी सिर्फ मोटे मोटे जो नुकात सामने आए उसके मुताबिक सिर्फ 11,000 अरब का मामला है। आगे पता चलेगा कि क्या होना है। सिर्फ जो माहौलियात का कानून है उसे तब्दील किया गया 16 दिसंबर को। 10 दिसंबर को एक पब्लिक समाअत के लिए एक लेटर ले आए कि जी आपने इसके ऊपर पब्लिक समाअत करनी है क्योंकि आप अपना जो मास्टर प्लान है उसे तब्दील कर रहे हैं, जो आपका 87,000 एकड़ जमीन के ऊपर है उसको आप 87,000 एकड़ और कितना बन गया? एक कनालों में 7 लाख कनाल बन गया। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप इंटरनेशनल मैगजीन्स उठा के देखें, आप पाकिस्तान की खबरें देखें, आज वहां पर लाहौर में देखें 3-3 दिन स्कूल बंद है, माहौलियात का बेड़ा गर्क है वहां पर। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को क्या इंटरेस्ट? उस तरफ वापस आए, इमरान खान साहब ने उनको क्या फेवर दिया? 11,000 अरब का मामला है तलत साहब। आप समझ सकते हैं कि क्या है? सर मामला सारा ये है ना कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो सारा की सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी तरफ से वो पैसा आना है, तो कहीं ना कहीं आपका शेयर है सर। उस प्लान को अप्रूव करवाना है सर। तो फिर भी नहीं कि मामला क्या है? मामला यही है ना सर कि असेंबली में वो लेकर आ गए हैं ताकि वो जल्द से जल्द अप्रूव करवा लें और उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, हुकूमत चली जाती है, तो ठीक है उनका प्लान तो अप्रूव हो जाएगा। क्या होगा उन्हें? सर 11,000 अरब का मामला है। मैं तो बड़ा मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि एक डेवलपमेंटल का प्रोग्राम है, आप कह रही हैं उसमें एनवायरमेंटल हैजर्ड है, चलें उसको ठीक ठाक करवा लेंगे, मगर ये मास्टर प्लान है, पता नहीं 10 तारीख को क्या हुआ। मामला क्या? मामला ये है कि जब तामीर होगी तो चंद मखसूस अशखास की तरक्की होगी और वो लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर आम हालात होते तो शायद उनका ये मंसूबा अप्रूव नहीं होता। स्केल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल कम बैक टू दिस। आमिर साहब जरा वापस आइएगा। अभी जो जिक्र हो रहा था सियासत के ऊपर आते हुए, बिलाल साहब का ख्याल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस और गवर्नर के जरिए वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का प्रोसेस पैरेलल चल सकते हैं। व्हाट इज योर टेक? मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले मूव हो गया, पहले इसके ऊपर वोटिंग होगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप एक वक्त में नहीं मांग सकते। और दूसरी बात, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस पर कोई हतमी तो नहीं है, लेकिन ये किसी हद तक
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जब गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहे तो उस वक्त असेंबली जो है वो इन सेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए सेशन कॉल करना पड़ता है। तो गवर्नर सेशन कॉल करेगा कि हाँ, सेशन कॉल के इसके सामने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि असेंबली इन सेशन है। असेंबली इन सेशन जब है तो उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए रिक्वायर नहीं किया जा सकता, और बिलखसूस जब एक ऑलरेडी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट हो चुका है तो उसके होते हुए दूसरा मोशन नहीं हो सकता, कंकरेंट नहीं हो सकता। और ये भी कोई ज़मानत नहीं है बिलाल साहब के ये वोट ऑफ अदम एतमाद की तहरीक है, ये कामयाब भी हो जाए। और अगर ये कामयाब नहीं होती तो मुसद्दिक साहब तो चूँकि दलेर किस्म के नुमाइंदे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि देख लेंगे, फिर इंतखाबात हो जाएंगे। तो PMLN की कैलकुलेशन हकीकत में क्या है? डू दे रियली थिंक कि ये तहरीक कामयाब करवा सकते हैं, या मज़ीद डिले होगा और परवेज़ इलाही साहब इसको डिफीट करके मज़ीद ताकतवर चीफ मिनिस्टर के तौर पर वापस आएंगे और फिर वो तमाम काम भी कर सकते हैं जिसकी तरफ किरण ने इशारा किया? गो अहेड। देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है ये तो पास होने का कोई चांस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसमें जो शख्स अपनी पार्टी की मर्ज़ी के बरखिलाफ वोट देता है वो वोट काउंट ही नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कामयाबी का इम्कान तो मुझे नज़र नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो कामयाबी मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये डिले किया जाए तहलील को। मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल कि PMLN का मकसद, लेकिन चूँकि उसमें ज़िम्मेदारी होगी इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कि मोशन को मूव करने वालों की, कि वो ये साबित करें कि उनके साथ 186 लोगों की अक्सरियत है। इसलिए उनके पास तो ये है नहीं। तो उस सूरत में वो मैं ख्याल करता हूँ लॉजिकली तो जो हामिद खान साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि काम पहले हुए नहीं और ये लॉजिकली तो ठीक होगी, लेकिन कानून में नहीं लिखा हुआ कि दो काम नहीं हो सकते। तो इसलिए ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी काम उन्होंने, PMLN ने आज गवर्नर साहब को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्हें कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनसे मांगे। तो अब ये किस तरतीब में होगा, ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं नहीं हो सकते, मुमकिन है। हामिद खान साहब तो माहिर कानून और आइन है, वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं तो जो प्लेन रीडिंग ऑफ रूल्स पढ़ता हूँ तो देखता हूँ, तो उसमें तो मुझे लगता है दोनों काम हो जाएंगे। और शायद आज मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो ये रिक्वेस्ट की है गवर्नर से, उससे भी यही लगता है कि उनका मकसद तो ये है। कामयाब होंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब अपने ऊपर हाउस का एतमाद साबित करते हैं बज़रिया गवर्नर, या अदम एतमाद के वोट को डिफीट करके मज़ीद तगड़े बन के टिके रहते हैं? उनको वक्त चाहिए, क्योंकि बाज़ इतलात के मुताबिक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके अंदर बहुत भारी रकूम मौजूद है इन्वेस्टमेंट की, उसको पास करवाना है। और उसके बाद भले 12 करोड़ की असम्बली जो है वो तहलील हो या उसकी तजलील हो, डजंट रियली मैटर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, बीच प्रोग्राम खबर ये आई है कि असल में अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जा रहा है परवेज़ इलाही साहब को, जो गवर्नर साहब ने इनको कहना है कि आप साबित करें कि आपके पास नंबर्स हैं या नहीं हैं, जिससे मुराद ये है कि अपोजिशन के ऊपर जो भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने नंबर्स शो करने हैं वो उन पर नहीं होगी। नंबर 2, चौधरी साहब को अपने नंबर ख़ुद पूरे करने होंगे, और अगर वो नंबर पूरे नहीं कर पाते तो अज़ ख़ुद वो फारिग हो जाते हैं। तो जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है चौधरी साहब पर। ज़रा क्विकली अगर मैं हामिद साहब से एक छोटा सा सवाल कर लूँ। हामिद साहब, आप फरमा रहे थे कि अगर गवर्नर ये कहता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आप नंबर्स पूरे करें, तो फिर आपको स्पेशल सेशन बुलवाना पड़ेगा या इसी सेशन के अंदर आप ये काम चला लेंगे? मैं नहीं समझता इस सेशन में ये हो सकता है, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन से ये लगता है कि जब असेंबली सेशन में ना हो और उस सूरत में वो कहे और फिर सेशन कॉल करे इस मकसद के लिए, यानी समन करे कि हाँ अब चीफ मिनिस्टर को उसमें डायरेक्ट किया जाए कि तुम आने वाले सेशन में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाओ। तो वो तो एक उसका प्रोसीजर तो ये है।
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पेंडिंग हो, मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो मौजूदा सेशन चल रहा है ये रिक्विजिशन सेशन है मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं मे बी रॉन्ग। अगर गवर्नर ने कोई सेशन समन किया हो तो आइन के तहत वो प्रोरोग कर सकता है किसी वक्त भी, लेकिन अगर सेशन जो है अच्छा हमें बताया कदा कलामी होती है, हमें बताया गया है कि गवर्नर साहब ने सेशन जो है वो बुध को 4 बजे कॉल कर लिया। गवर्नर साहब ने सेशन जो है बुध को 4 बजे कॉल कर दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम के लिए वो भी मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों पैरेलल कर रहे हैं जी? दोनों पैरेलल हो नहीं सकते। देखिए ना किस तरह से दो पैरेलल हो सकते हैं। अच्छा, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर लिया है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विड्रॉ करें फिर आप ये कॉल कर सकते हैं। उसका डाउन साइड ये है कि द मोमेंट आप विड्रॉ करते हैं तो फिर फॉर असेंबली डिज़ोल्व करने के लिए चीफ मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है और फिर उस सूरत में 48 घंटे में असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसलिए ये खुद कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं बाई मूविंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और नाउ सेकंड थिंकिंग आ रही है उनमें कि नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकेगा। जैसे कि महबूब साहब ने कहा है कि वो तो जो वोट खिलाफ अगर कोई जो साइड क्रॉस करता है तो उस सूरत में तो उसके वोट काउंट नहीं होंगे, तो नो कॉन्फिडेंस तो पास होने का इम्कान बहुत कम है। तो इसलिए सेकंड थॉट आ रहा है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिमांड की जाए, लेकिन आप कंकरेंटली एक तो नहीं कर सकते, दूसरा कहीं पर भी नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इसकी शर्त मौजूद है कि आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ होगा तो फिर उस सूरत में आप असेंबली की रेजोल्यूशन की एडवाइस नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ये जरा सेनेटर साहब से पूछ लेते, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कैच 22 में आ गए, तो यू आर ऑलवेज कैचिंग 22 somehow the other, और 22 और 12 और 13 और 3 जो भी नंबर आपके पास कम है उसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे कैच 22 है। सो मेरे ख्याल में आपका सबसे बड़ा जो कार्ड है वो तो गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेना है। इसकी वजह से आप पर कोई बर्डन नहीं आता। Isn't that correct? देखिए बात बड़ी सीधी सी है। मुझे जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लीगलिस्टिक के ज़बान क्या लिखी है उस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता, वो तो कानूनी माहिरीन ही देख कर बताएंगे कि ज़बान का मतलब क्या है। मगर ज़बान में अगर झोल है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है, अगर बज़ाहिर लगता है तो फिर मुझे लगता है एडजुडिकेशन में चला जाएगा। एडजुडिकेशन में जाएगा तो फिर वही वोट जो असेंबली में होना है वो 3-2 का वोट वहाँ किसी बेंच पे होगा, फैसले का या कंसेंसस डिसीजन आएगा। तो पहली बात यह है कि अगर आप सिर्फ इसको सियासी तौर पे देखें तो जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल कर दिया तो असेंबली तहलील नहीं हो सकती। ठीक, अब हमने मोशन फाइल करना है। अगर हम 1 दिन या 2 दिन मोशन फाइल नहीं करते क्योंकि हमने वो जमा तो करवा दी है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाता है तो, और उस दौरानिए में अगर सेशन को प्रोरोग करके वो अगला सेशन बुला लेते हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा सामने, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो 7-9 दिन में मोशन के बाद अदम एतमाद का नोटिस जो है आपने असेंबली को रोकने के लिए किया है और उसके बाद गवर्नर साहब के जरिए सियासी तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो आपने वो ताकत जो चीफ मिनिस्टर के पास थी असेंबली तहलील करने की वो ले ली और आपने उसको बोला कि भाईजान अब आके आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अब तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि इतना इंतशार फैल चुका है, कल की वो जो कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, कभी इमरान खान, कभी मोनिसल आई, कभी परवेज़ लाई, कभी इमरान खान, कि वो जो ओन वो फुटबॉल क्योंकि आपने वो शुरू किया था तो ये ओन गोल कर रहे हैं इस वक्त, खुद ही ठुड्डे मार रहे हैं अपनी गोल पोस्ट को कि कोई एक ना एक तो जाएगा ना अंदर। तो उस सिलसिले को अगर आप देखें तो फिर लगता है ऐसे कि हो सकता है कि दरमियान में दरारें इतनी बड़ी हों कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले पाएं। ओके, ज़रा मैं अगर बिलाल साहब का तबसरा इस पर लेना चाहूँ। बिलाल साहब गो अहेड। जी तलत साहब, अब मामला बिल्कुल ये वाजे है कि अगले हफ्ता 10 दिन में आप देखेंगे, बल्कि शायद उससे पहले ही, कि ये मामला हाई कोर्ट में होगा और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं पे फैसला होगा। यहाँ पे तो सिर्फ मकसद ये है कि असम्बली को फ़िलहाल तो रोका जाए तहलील होने से। फैसला कहाँ होगा? फैसला अनफॉर्चुनेटली असम्बलियों में नहीं होता, फैसला या अदालतों में होता है या कहीं और होता है। और इस दफ़ा भी ऐसे ही होते लग रहा है कि ये मामला चैलेंज होगा, जैसे हामिद खान साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि अब हाँ में आइन में ना कि
कि ये दोनों काम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। लॉजिकली ये बात नज़र आती है, लेकिन आइन में कोई सराहत नहीं की गई कि दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। अब उन्होंने सेशन भी बुला लिया है, और ये भी इसमें ये सही है कि लिखा हुआ है कि सेशन कॉल करेगा गवर्नर। लेकिन एक ये सेशन जो है ये पिछले तकरीबन 7 माह से चल रहा है। बहुत दिलचस्प बात यह है इसी इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पे कि अगर असम्बली का ये सेशन चलता रहेगा तो इसके लिए हमें गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए नहीं कहेगा। तो लेकिन ये 6-7 महीने से चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त ना हो। उस सूरत में अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करने की मूव कामयाब हो जाती है तो फिर ये 6 महीने तक असम्बली का सेशन चलाते रहना। एक तो आप हमारी छोटी छोटी खुशियों के ऊपर भी आप पानी फेरते रहते हैं। कुछ नहीं चल रहा पाकिस्तान में, पंजाब नहीं चल रहा, केपी के अंदर केपी नहीं चल रहा। अब एक पंजाब का सेशन चल रहा है 7 महीने से, तो उस पर खुश हो ना आप, चलने दें उसको। बल्कि हमें तो कहना चाहिए कि असेंबली तहलील भी हो जाए फिर भी सेशन चलाते रहें आप। मुझे बहुत बड़ा काम करेगा, मुझे खुशी होती कि अगर चल रहा होता, वो 2-2 हफ्ते की एडजर्नमेंट कर लेते हैं, और वो महज इसलिए उसको चलाने देना चाहते हैं क्योंकि हामिद खान साहब का तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि ये रिक्विजिशन का सेशन है, और वो चाहते हैं कि रिक्विजिशन का सेशन ख़त्म हुआ तो फिर कहीं वो दूसरा सेशन गवर्नर साहब कॉल ना कर ले। तो इनका देखें, लेकिन आप इसको खारिज से इम्कान ना करार दें कि चौधरी परवेज इलाही किसी इलेक्शन के जलसे से खिताब करते हुए कहे कि देखिया मैं सब तो तवील सेशन चलाया, देखो मेरी कारकर्दगी। तो आप इसको डिस्काउंट नहीं कर। लेट मी गो टू किरण एट दिस पॉइंट। किरण, तो बुनियादी तौर पर ये जो सारा आपने बताया, वो रकम दोबारा दोहरा दें, कितना बड़ा मंसूबा है? सर ये 11,000 अरब का मामला है जो अभी रकम आई है। ये वो है जो वो तमाम अशराफिया से ये जनरेट किया जाएगा। ये वो 11,000 अरब अभी सिर्फ हमारे सामने आए हैं, मजीद इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप बार-बार कह रही हैं, ये 11,000 अरब अगर सर ये पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तानियों के लिए हो, पाकिस्तानियों के लिए कुछ हो रहा हो, तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये प्रॉफिट हो रहा है, और ये उन अशराफियाज के लिए हो रहा है जिनको वो प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। आप गवर्नर साहब से पूछे ना, जिनको ये तो पता है कि असेंबली में वजीर आला का एतमाद का वोट, उनसे पूछे ना जरा। सर ग्रीन बेल्ट खत्म करके जब रिहायशी इलाके बनाए जा रहे हैं और जिनकी फरमाइशों पर बनाए जा रहे हैं, जिन इन्वेस्टर्स की फरमाइशों पर बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 11,000 अरब उनको ही मिलेंगी ना, उनको ही फायदा होगा। अच्छा, मैं जरूर ये आपको बता देती हूँ सर, मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि वो जो मोहतरमा मुबैना तौर पर फराह गोगी साहिबा जो काम कर रही होती थी ना पंजाब में, इस वक्त वो शायद वजीर आला साहब ये खिदमात इमरान खान साहब के लिए फराहम कर रहे हैं। वो इस तरह की चीजें जो है वो कर रहे हैं, तो इस वजह से चाह रहे हैं कि ये प्लान चलता रहे, मंजूर हो जाए, इसकी मंजूरी हो जाए, उसके बाद असेंबली चले ना चले, हुकूमत रहे ना रहे। गो के परवेज इलाही साहब ये नहीं चाहते हैं कि उनकी हुकूमत ना रहे, बड़ी मुश्किल से अब तो मेरे ख्याल में अब तो बिल्कुल आप समझे कि नाजुक सूरत हाल में आ गए हैं। एक मैं चाह रही थी अगर आप इसको प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि गालिबन हामिद खान साहब से ही मैंने पूछा था, ये किसी और माहिर कानून से, कि दोनों बुनियादों पर कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है या नहीं होती, दोनों सूरतों में सर गवर्नर के पास ये इस्तेहकाक होता है कि वो वजीर आला को कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। Okay, I have to leave this question for another session because break time. नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं और उसके बराबर में बलूचिस्तान जुड़ा हुआ है, जहां से आपको दहशतगर्दी की खबरें मिलती चली जा रही हैं। बन्नू और लकी मरबत के वाक़यात ने बिलखुसूस हेडलाइंस ग्रैब की हैं। हम इस वक्त समर हारून बिलौर साहबा से बात करते हैं, रुकन सूबाई असम्बली अवामी नेशनल पार्टी, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो सयाको सबा की है कि केपी की हुकूमत जो है आपको केपी में नज़र नहीं आ रही, वो ज़मान पार्क के बाहर इमरान खान साहब के घर के साथ जुड़ के बैठी हुई है। समर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने गैर मामूली देखी हैं। हमने परवेज़ खटक साहब को 2014 में उनको खटक डांस करते हुए भी देखा है जब हालात बहुत ख़राब थे। हमने खैबर पख्तूनख्वा से जत्थे भी निकलते हुए देखे, हुकूमत के जत्थे। लेकिन ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि ऐसे हालात में जो चीफ मिनिस्टर है वो लाहौर में बैठा। तो ज़रा मैं आपके तासरात जानना चाह रहा था। गो अहेड। तलत साहब, अवामी नेशनल पार्टी
पिछले 1.25 सालों से लगातार हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, असेंबली के फ्लोर में हुकूमत को हम आगाह करते रहे कि जी ये जो तालिबान हैं ये रीग्रुप हो रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म की एक्टिविटी रात को शुरू हो गई है। और जो आपको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी पहले भी वॉर ऑन टेरर में फोर फ्रंट पे थी। जो ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, सबसे पहले जो रैंसम के लिए, भत्ते के लिए या थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स आई हैं या टारगेट किलिंग की अटेम्प्ट्स हुई हैं, वो हम अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स पर हुई हैं। बल्दियाती इलेक्शंस का जो सेकंड फेज था, उसमें हमारे DI खान के जो मेयर के कैंडिडेट थे, उनको इलेक्शन से 2 दिन कबल मार दिया गया है। देन इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और फिर जो स्वात वैली में हुआ, आपके सामने हुआ। देखिए, स्वात वैली में खुद साख्ता तौर पे लाखों लोग सड़कों पे आ निकले, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन सिर्फ उनकी बातें सुनने नहीं गए। अब ये लोग लाहौर में अपेरेंटली उस तंबू में बैठे हुए हैं जिसमें केपी की पुलिस, जो केपी की पुलिस यहाँ से गई थी इमरान खान की हिफाजत करने के लिए, वहाँ पे बैठ के वुज़रा और चीफ मिनिस्टर सेल्फीज खींच रहे हैं। और आप बताएं कि हर रोज़, आज वजीरिस्तान में वाक़या हुआ है, कल बनू का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले लकी मरवत का वाक़या हुआ है। सिविलियंस और पुलिस ये सिटिंग डक्स बन गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। पुलिस, लेकिन समर साहब, आपने उनका बयान भी सुना होगा, कता कलामी है। वो ये कहते हैं, समर साहब, वो ये कहते हैं कि ये मरकज़ की हुकूमत का काम है। आपने असद कैसर का ट्वीट देख लिया होगा जिसमें वो कह रहे हैं जी कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इमरान खान ने ट्वीट किया और जो बातें असद कैसर साहब कह रहे थे उनको अंग्रेज़ी में लिख दिया कि बुनियादी तौर पर मुकदमा वो ये डेवलप करते हैं कि ये तो फ़ौज को टैकल करना है, ये मरकज़ की हुकूमत को टैकल करना है, हमारा इससे क्या लेना देना। देखिए जी, इनके जो मोहसिन थे और इनके जो पसंदीदा फैज़ साहब थे और जिनके बारे में ये बुगल बजाते थे कि हम एक पेज की हुकूमत हैं, इनके एक पेज ने हमारे अफ़गानिस्तान में पूरी एक हुकूमत को टॉपल करके अपनी पसंदीदा बंदों को बिठाया। इन पसंदीदा बंदों को बिठाने में इन्होंने अमेरिका की मदद ली। फिर जब अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे तो उसी अमेरिका के पीछे फिर इन्होंने क्या नारे लगाए। हम उस वक्त भी कहते रहे कि अगर आप हमारी बॉर्डर पे आग लगाएंगे तो वो आग से हम और हमारे बच्चे नहीं बच सकेंगे। देखिए, पेशावर पूरा अभी भी सोगवार है। अभी APS की बरसी गुजरी है और हर पेशावर की गली मोहल्ले में उन बच्चों के लिए कुरान खानियां ख़त्म हो रहे थे। हमने तो अभी वो ज़ख्म भी हमारे नहीं भरे और इन्होंने उन लोगों को कितनी आसानी से, बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी डिस्कशन किए, सेफ पैसेज दे दिया और फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर दिया। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और फिर जब आपके बॉर्डर का जो इतना पोरस बॉर्डर है और इतना नज़दीक आपके वहाँ पे एक ईजी इन्फिल्ट्रेशन की, आने जाने की एक जगह है, हिस्टोरिकली एक जुबान के, एक कल्चर के लोग हैं, वहां पे आपने उनके हाथ में हुकूमत दे दी, सारे डॉलर, सारा इख्तियार उनके हाथ में दे दिया। तो जो कल जो बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमें हेलीकॉप्टर दे बनू में, कि हमें बॉर्डर पार करना है, तो अगर हमने सिचुएशन को कंट्रोल ना की, और आज आपने देखा होगा एक बहुत अपसेटिंग रिपोर्ट आई है कि CTD में और पुलिस में ये कैफियत ही नहीं है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म को कंट्रोल जी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जो हालत ज़ार है KP में, बिल्कुल वो खौफनाक है। बस वक्त कम है। अगर आप उनको जी ना कोई KPK के चीफ मिनिस्टर को, अगर आप KPK के चीफ मिनिस्टर को इस वक्त पैगाम देना चाहें तो वो क्या पैगाम होगा? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की रखवाली करने का। वो खान साहब की पार्टी के ओहदेदार सिर्फ नहीं है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। आए सूबे में बैठे। आपको हैरानकुन बात बताऊं कि इसी हफ्ते में इंसाफ ट्रेडर्स विंग, जो इनकी पार्टी का ट्रेडर यूनियन विंग है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भत्ताखोरी के और इसके रैंसम कॉल्स के खिलाफ खत लिखा है। वो अपनी सूबाई हुकूमत से इतने मजबूर हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट बन चुका है। हुकूमत पिछले 9 महीनों से इस्लामाबाद और बनी गाला और जमान पाक के चक्कर काट रही है और इसका फायदा अनफॉर्चुनेटली हमारे दुश्मनों ने उठा लिया है। आई हैव टू लीव इट देयर। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है और ट्वीट्स कौन कौन से अहम हैं।
जी आइए अब कराची चलते हैं। शायान, क्या ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में जी? जी देखें तलत साहब, कल जिस तरह वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, आज भी पाकिस्तान में जिस तरह अर्जेंटीना मैच जीता है, इसके बाद से पाकिस्तान में अब भी टॉप ट्रेंड अर्जेंटीना ही कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनली कर रहा है, जिस पर अब तक 24 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं और हर घंटे में 5 से 10 हज़ार ट्वीट्स का इजाफा हो रहा है। दूसरा ट्रेंड सियासी है। एहसान फरामोश, परवेज़ इलाही ने जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कल बयान दिया था PTI को लेकर, तो वो भी ट्रेंड कर रहा है। इस पर उनको खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और 26 हज़ार इस पर ट्वीट्स हो चुके हैं। तीसरा, जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम में जिक्र किया बन्नू की सूरत हाल का, वही लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं जो ट्रेंड इस पर बना दिया गया है। 11,000 इसमें ट्वीट्स हो चुके हैं। लोग खौफजदा भी हैं और काफ़ी इस पर हम देख रहे हैं टेंस सूरत हाल पर लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। एक और भी है, वो भी इसी से रिलेटेड है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ भी एक ख़ुदकश हमला हुआ है जिसमें एक हमारे फ़ौजी एहलकार भी शहीद हुए हैं, तो वो भी ट्रेंड कर रहा है और उस पर भी 10,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया शायान। आपका ट्वीट्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के में से हुकूमत की गैर मौजूदगी पर हैं। उमर कुरैशी का ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें लिखा है कि वाई इज़ द KPCM एंड CM ऑफ मिनिस्टर्स कैंपिंग आउट इन लाहौर जमान पार्क इंस्टेड ऑफ रशिंग टू बनू टू टेक स्टॉक ऑफ द सीवियरली बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देयर आफ्टर मिलिटेंट्स रेडेड अ लॉ इन्फोर्समेंट फैसिलिटी एंड टुक हॉस्टेज सेवरल ऑफिशियल्स। और उन्होंने ट्वीट क्लोज किया ये कहते हुए व्हाट अ बंच ऑफ जोकर्स।